पांडे जी, ज़रा आपके पास आना चाहता हूं, ज़रा आपसे समझूं कि जंतर मंतर से लेकर अभी तक के घटनाक्रमों में और संसद की जो सत्र ख़त्म हुआ है उसमें नहीं आना, खासकर गृह मंत्री फिर प्रधानमंत्री का नहीं आना, लेकिन अब लगातार बयानबाजियां, चाहे वो वंदे मातरम पे हो, चाहे वो जंतर मंतर के घटनाक्रम पे हो, कांग्रेस को घेरने की कोशिश हो रही है। चलिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ये तकरार चलता रहेगा, लेकिन अगर पॉलिटिकल सिनेरियो देखा जाए, आज की जो सियासी आज के हालात हैं उसको देखा जाए तो उसको आप कहां देखते हैं? और ऐसे में एक कमेटी का गठन, उसके क्या मायने हैं? और दूसरी तरफ कांग्रेस का सीधा कहना कि 2 छंद से ज्यादा हम नहीं गाएंगे, जो करना कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, अपने मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आज पहली दफा आया हूं और मैंने विद्वान साथियों को सुना है। मैं इसके जरा मूल मुद्दे पे आना चाहता हूं। आज की जो लड़ाई है ना, वो मुद्दा स्पेसिफिक छोटे छोटे मुद्दों की है ही नहीं। वो चाहे कोई भी कमेटी बना लें, कुछ भी करवा लें, सबको मालूम है कि सारी कमेटियां, सारी एजेंसियां, सारी चीजें इनके हाथ में है, तो ये जो चाहेंगे जैसे चाहें फैसला करेंगे। राम मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर और इतनी बड़ी आस्था के स्थल पर इन्होंने इतना बड़ा कांड होने के बावजूद सिर्फ एसआईटी गठित की। एसआईटी क्या होती है? स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, जो मुख्यमंत्री के अपने डायरेक्ट कंट्रोल में होती। वहां पे ईडी क्यों नहीं गई? वहां पे सीबीआई क्यों नहीं गई? आपने शक के आधार पे 2-2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला, और जब वो निकले तो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि देयर वाज नो आयोटा ऑफ एविडेंस। और यहां आयोटा नहीं, पूरा डिजिटल फुटेज था 70 दिन का, और इतने सारे रिकॉर्ड थे, तो आपकी ईडी और सीबीआई वहां नहीं गई और किसी का घर बुलडोज नहीं किया। तो ये न्याय का तरीका बिल्कुल गलत है। अब दूसरी बातों पे आते हैं। चाहे वो चंदा चोरी हो, चाहे वोट चोरी हो, जिसको लेके लगातार राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, उसके बाद सरकार चोरी का सवाल उठा रहे हैं, और उसके बाद अभी अभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद जो नए शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया। क्या कहा? आप शिक्षा मंत्री हैं भाई देश के, और वो भी धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के बाद बने हैं। आपकी जुबान से क्या निकला? राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड हैं, चुनाव नहीं जीतते इसलिए वो करते हैं। आपको आंकड़े नहीं मालूम है क्या? 2024 में आप 303 से घट के 240 पे आए, और उसी 2024 में राहुल गांधी 52 से बढ़ के 99 हो गए, ऊपर उससे वो आगे निकल गए, मतलब डबल से ज्यादा जंप। और आप 63 सीटें गिर गए, तो कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है? कौन सा आंकड़ा बता रहे हैं आप? आज जो राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट जारी किया है, वो कोई मामूली स्टेटमेंट नहीं है। 2 बातें हैं, एक तो हरा भरा भारत, और दूसरा उन्होंने स्वराज की बात कही। इनके तो वंदे मातरम वगैरह वगैरह के इशू को छोड़ दीजिए। आज अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम 1939 के उस 37 के रिजोल्यूशन को नहीं मानते। इसका मतलब आप ये कहते हैं कि आप गांधी को तो नहीं ही मानते हैं, आप पटेल को भी नहीं मानते हैं, आप बोस को भी नहीं मानते हैं, आप टैगोर को भी नहीं मानते हैं। आप मानते किसको हैं? तो आपको कौन मानता है? आपके मानने और ना मानने से देश को क्या फर्क पड़ता है? 52 साल तक तो आपने वंदे मातरम नहीं गाया, आपने अपना एक गीत नया डेवलप किया था, और तिरंगा भी नहीं फहरा रहे थे, और आज आप सर्टिफिकेट देना शुरू कर रहे हैं। ये अब देश के लोगों को मालूम हो चुका है सच्चाई, इसलिए उसमें कुछ भी नहीं है। हरा भरा स्वराज जो है एक मैसिव अटैक है, सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर पे। हरा भरा में वो भी बातें आई हैं जो एथेनॉल को लेके होंगी, इस देश में पॉल्यूशन को लेके जो डुबियस चीजें उठाई जाती हैं, बिना स्टडी बिना रिसर्च के आप दिल्ली में कारों का प्रवेश बंद करते हैं, वाहनों का प्रवेश बंद करते हैं, और उनकी एंड ऑफ लाइफ डिसाइड करते हैं। उससे लाखों नहीं करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने उसको एड्रेस किया है। पूरे वर्ल्ड में अभी जो हमारी ग्लोबल रैंकिंग है ग्रीन उसकी ग्रीन प्लैनेट की हमारी, कि हम कहां पर हैं, तो आप नीचे से तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं हर इसमें। 180 देशों में कभी ये कहीं 176 है, कहीं 177 है, कहीं 178 है। ये तो आपकी रैंकिंग है, और वो भी तब जब आपने एक मिशन लागू किया था, मिशन लाइफ।
मिशन लाइफ 10 साल पहले यूरोपियन कमीशन लागू कर चुका, उसकी कॉपी करके आपने लागू की और उसको सिर्फ पोस्टर रखा, कोई प्लान नहीं, कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं। आपने गंगा एक्शन प्लान, जो राजीव गांधी का गंगा एक्शन प्लान था, उसको नंबर प्लेट, नेम प्लेट बदल के गंगा मिशन गंगा कर दिया और काम कुछ भी नहीं किया। उसी तरह से पूरा का पूरा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री राजीव गांधी ने उसको लॉन्च किया था, आज वो मिनिस्ट्री कहीं कोई काम करती हुई नजर नहीं आती सिवाय पोस्टरबाजी के। तो आज जो हालात देश में हैं, राजीव गांधी का भी उन्होंने आज बड़ा भावुक तरीके से जिक्र किया है अपनी मां के साथ। ये कोई सामान्य संदर्भ नहीं है कि अचानक उनको अपने पिताजी की याद आई हो। आप संदर्भ समझिए, बोफोर्स कांड पे सुप्रीम कोर्ट ने टोटली केस जो है खारिज कर दिया, क्लोज कर दिया। अब कोई आरोप राजीव गांधी पे नहीं है। 40 साल तक उस पे आपने क्या खेला? चोर 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 चोर, यही आपने कहा ना, क्योंकि आपकी ये स्ट्रेटजी का हिस्सा था जिसमें आप पहले काम करते हैं विश्ववेमन, जिसको एड होमिनम कहते हैं एकेडमिक भाषा में, उसके बाद एड पर्सोनम, उसके बाद विश्ववमन के बाद आप जो है चरित्र हनन करते हैं और इस तरह से आप लोगों को बाध्य कर देते हैं कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता ना बचे। आप ये बताइए, जिसको आप देशद्रोही एक बार कह देंगे वो आपको जवाब में क्या कहेगा? क्योंकि तो आपने तो उसके पूरे अस्तित्व को खारिज कर दिया। लेकिन इसका जवाब देश के युवाओं ने दिया है और बड़े जोरदार तरीके से दिया है कि इनको जीवन भर याद रहेगा। ऐसा जवाब दिया है कि एक सदी का पूरा नैरेटिव इनका ध्वस्त हो गया है। आप किस नैरेटिव पे आते हैं? आप आते हैं हिंदू मुसलमान पे, जिसको इस देश के हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने खारिज कर दिया है। जब महाकुंभ में लोग भागे थे और हिंदू भगदड़ हो रहे थे, तो प्रयागराज, इलाहाबाद के मुसलमान घरों में उनको पनाह दी गई, उनको रखा गया, खिलाया गया, पिलाया गया। वेस्ट बंगाल के मुसलमानों ने कह दिया कि हम गऊ को राष्ट्रीय पशु मानने को तैयार हैं, राष्ट्र माता मानने को तैयार हैं। आप पीछे हट गए, अब आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। तो जहां जहां आप उत्तर प्रदेश में होली के समय में मस्जिदों पे चादर ढकते हैं और रामनवमी पे वहां के मुसलमान फूल चढ़ाते हैं, लोगों को फूल अर्पित करते हैं, तो देश के हिंदुओं और मुसलमानों ने दोनों ने बंटने से मना कर दिया है। तो ये एजेंडा तो आपका खारिज हो गया। पाकिस्तान से आप बात करें या ना करें, इसको तो लेके अब संघ कह रहा है कि नहीं बात होनी चाहिए। तो आप पहले आपस में परिवार में निपट लीजिए कि बात होनी चाहिए या नहीं कीजिए। स्वराज का एक और बड़ा मतलब है कि आज प्रधानमंत्री पर जो आरोप लग रहे हैं वो ये आरोप लग रहे हैं कि सारे फैसले सरेंडर्ड हैं अमेरिका के सामने और सभी फैसले वहां से हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि स्वराज होना चाहिए, यानी अपना राज, अपना फैसला होना चाहिए। ये नहीं कि अमेरिका तय करेगा कि हम ईरान से तेल लें या ना लें। चाबहार पोर्ट आपने बनाया, उसको छोड़ दें या रखें। आप उसके किसी और कंट्री से, रशिया से तेल लें या ना लें। ये स्वराज का मीनिंग है जो राहुल गांधी ने बहुत डीप उसमें पेनिट्रेट किया है और इसको लेके अब बहस चलेगी। इनके जो मुद्दे हैं, इनके जो मसले हैं, इनका जो एजेंडा हर रोज जो टेलीविजन पे चलाने का है वो खत्म हो चुका है और देश के सामने एजेंडा है जो अभी रचनात्मक कांग्रेस के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक मसला है। आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं चीन के मसले पे? आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पे? और क्या लाहौर लेके आ गए, जिसको लेके हाउस में आप बार बार कहते थे कि 2 दिन छोड़ देते तो राहुल लाहौर ले आते। आपको 2 दिन नहीं, महीनों छोड़ दिया गया। देश की सारी जनता आपके साथ खड़ी हो गई, सेना खड़ी हो गई, मीडिया खड़ा हो गया, इंटेलेक्चुअल्स खड़े हो गए। कहां है लाहौर? क्यों नहीं ले आते लाहौर? तो ये जो मसले हैं, इनका टोटल नैरेटिव ध्वस्त हो चुका है। आप चाहे धारा 370 ले लीजिए, धारा 370 का फायदा किसको हुआ? वहां अभी हाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, इन्हीं के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्टेटमेंट दिया कि 5000 होटल बने हैं। जाहिर है उसमें होम स्टे भी शामिल होंगे श्रीनगर में, लेकिन साथ साथ क्या कहा कि उन 5000 होटल्स में से 2021 के बाद, 370 हटने के बाद 90% इलीगल हैं। कमाल का स्टेटमेंट है भाई। आप वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, आप कह रहे हैं 90% इसमें से 5000 होटल में से इलीगल हैं और आप उसको बनने दे रहे हैं और आप उसको लाइसेंस दे रहे हैं, चलने दे रहे हैं, रुकना नहीं है।
धारा 370 पे इसका किसका फायदा आम आदमी को हुआ? ये तो अब तो सवाल आएगा ना, क्योंकि लोग पूछेंगे बताइए वो कहां है? आप वन नेशन वन सब कुछ की बात करते रहे हैं, आप ये बताइए कि नगा एकॉर्ड को अभी तक डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया? और कर्नाटका ने तमिलनाडु ने अभी अपना एक स्टेट सॉन्ग जो है वो बाकायदा असेंबली में रिजोल्यूशन के लिए पास कर दिया। तो अब 3 सॉन्ग होंगे, एक जनगण मन होगा, एक वंदे मातरम होगा, एक अपने स्टेट के सॉन्ग होंगे। ये कहां है? ये क्या है आपका एजेंडा? और उस प्रकार आप जिस जिस एजेंडे को टच कर रहे हैं वो एजेंडा आपके साथ बैकफायर कर रहा है, चाहे वो डेवलपमेंट का प्लैंक हो। सबने देख लिया कि आपका डेवलपमेंट प्रो पीपल नहीं है, पीपल सेंट्रिक नहीं है। एजुकेशन का एनईपी जो फेल हुआ है, ये सिर्फ नीट फेल नहीं हुआ है, ये सिर्फ पेपर लीक नहीं हुआ है। 2019 में, 20 में, 21 में, 22, आप कब तक उसको अमेंडमेंट करते रहेंगे? एनईपी का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। कर्नाटका ने उसको खारिज कर दिया। आपने 4 साल का किया था ग्रेजुएशन, उसको 3 साल का कर दिया। 90,000 से ज्यादा स्कूल आपने बंद कर दिए। तो आप किस मसले पे, किस एजेंडा पे कायम हैं जो लोगों को कहे कि भाई ये बड़े राष्ट्रभक्त हैं, यहां पर इन्होंने चाइना को लाल आंखें दिखा दी, लाहौर भी ले आए। आप तो कभी चर्चा नहीं करते जब इंदिरा गांधी की चर्चा करते हैं कि भाई इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, इस अचीवमेंट को तो आप कभी नहीं बताते। आपने पटेल की इतनी ऊंची मूर्ति बनाई, क्यों बनाई भाई? पटेल कब से संघी हो गए? पटेल कब से भाजपाई हो गए? तो पटेल को बनाने की आपकी स्ट्रेटेजिक जो गलती है, उसके बाद लोगों ने पटेल को पढ़ना शुरू किया और पढ़ा तो पाया कि अरे ये तो वो पटेल हैं जिन्होंने बैन किया था और वो बड़े हार्ड थे, वो तो नेहरू नहीं कहते तो बैन हटाते भी नहीं। तो आप पटेल को पसंद करते हैं तो हो सकता है कि अगली सरकार पटेल टाइप की आए, पटेल वाली आए। तो ये जो आपने देश में नफरत का, विश्वमन का, मिथ्या वचन का और चरित्र हनन का ये जो एटमॉस्फेयर पैदा किया था, उसी से फेल्योर हुआ है। आप भारत में कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान ये अलग और वो अलग। 30 लाख मुसलमानों को सौगाते ईद किसने भेजा? सौगाते ईद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 लाख मुसलमानों को भेजा। क्यों भेजा भाई? आप मुसलमानों से इतना प्रेम क्यों है? आपने वाराणसी में इंटरव्यू में कहा भी था कि हमारे यहां तो सेवैयां भी मुसलमानों के यहां से आती थी और घर का सारा खाना। आपने 3 तलाक लागू किया तो आपको मुसलमानों के अंदर के परिवार की समस्याओं से बड़ा लेना देना था। हिंदुओं के 3 तलाक से कितना फायदा हो गया? वक्फ से हिंदुओं को कितना फायदा हो गया? या उससे देश को कितना फायदा? तो ये जो सारा एजेंडा है आपका फेल हो चुका है। इसलिए जो अब राहुल गांधी जो बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हरा हो स्वच्छ भी हो, वो एक तरह से जो फ्रीडम हो लोगों को, वो फ्रीडम इंडिविजुअल को भी मिले और जिस तरह से देश को एक्ट करना चाहिए, एक इंडिविजुअल कंट्री को एक्ट करना चाहिए। आप नैम मूवमेंट की आलोचना कर सकते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, लेकिन नॉन अलाइन मूवमेंट में कितने कंट्रीज भारत के साथ थे? उसके बाद आपने मल्टी अलाइनमेंट की घोषणा की कि हम मल्टी अलाइनमेंट करेंगे, वो मैम भी नहीं चला। उसके बाद आपने कहा ऑल अलाइनमेंट करेंगे। आम की तो नाम से माम और आम बना दिया आपने, और फायदा क्या हुआ? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो एक देश हमारे साथ नहीं खड़ा था। कौन खड़ा था? तालिबान खड़ा था अफगानिस्तान का, और एक और कंट्री खड़ा था, इजराइल खड़ा था। तो इजराइल और तालिबान के भरोसे इस देश की फॉरेन पॉलिसी चल जाएगी। पाकिस्तान से दुश्मनी है लेकिन तालिबान से दोस्ती है। उसी तरह ईरान, जिसने हमें हिंदू शब्द दिया, सिंधु को हिंदू वहीं से शुरू हुआ, आप उसको आप कहते हैं, जिसको आपने खुद अपने भाषण में कहा कि सिविलाइजेशनल फ्रेंड है। अब वो सिविलाइजेशनल फ्रेंड खत्म हो गया और आपने सऊदी अरबिया से जाके दोस्ती की। वो सऊदी अरबिया जिसने लिखित डिफेंस पैक्ट किया है पाकिस्तान के साथ कि कल को आप युद्ध करेंगे तो चाइना और पाकिस्तान तो है ही, अब सऊदी अरबिया भी खड़ा होगा। इज दिस योर फॉरेन पॉलिसी? तो ये चारों तरफ से एजेंडा फेल हुआ है, और इसीलिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि अब हरा भरा स्वराज चाहिए, उस स्वराज में ये सारी बातें निहित हैं और ये बातें आज के यूथ को समझ में आ चुकी। राजीव गांधी को जो उन्होंने इमोशनल जिक्र किया है, बस आधा ही मिनट ले रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, वो एक बड़ा है क्योंकि उनके ऊपर 40 साल से बोफोर्स का इन्होंने चोर चोर टैग लगा रखा था। ये नहीं बताया कि आज आपके कितने मुख्यमंत्री
अपने ही केसेस को विड्रॉ कर लेते हैं। और उनके खिलाफ आज भी कितने केसेस हैं, आप उन पे तो चोर चोर नहीं खेलते, उनके खिलाफ तो सीबीआई ईडी की फाइलें बड़ी क्लोज रहती हैं। तो ये एजेंडा करप्शन का भी फेल हो चुका है। और उसी तरह से जो राजीव गांधी की बात आप करेंगे, आज जो डीबीटी योजना आप लागू करते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, वो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम उसी जैम पर आधारित है जिसमें जो है जो राजीव गांधी ने इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, आज उसके आधार पर वो लागू हो रहा है। एक और बड़ी बात ये है, 15 पैसा वो कहते थे, जिसको ये बार बार ये रिपीट करते हैं कि 15 पैसा करप्शन में जाता है। आपने ये नहीं बताया कि राजीव गांधी ने उस 15 पैसा करप्शन को रोकने के लिए क्या किया। उन्होंने 100 का 100 पैसा गांव में भेजने के लिए 73वां अमेंडमेंट किया, पंचायती राज जिसको लागू किया, और गांव तक, ब्लॉक तक और जिले तक सीधे सीधे केंद्र का पैसा पहुंचाया। ये आपने जिक्र नहीं किया कभी कि 15 पैसा जो लीक हो रहा था और पहुंच रहा था। और आज आपका क्या हो रहा है, बिहार से अभी हाल में एक रिपोर्ट आई है कि एक कंपनी जो 5-6 महीने पहले रजिस्टर होती है हैदराबाद में, उसका टोटल 10 लाख 11 लाख का उसका वो है, उस नेटवर्थ है, और उसको आपने कितने का दिया प्रोजेक्ट, 22,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आपने उसको दिया है बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का। ये हिंदू में रिपोर्ट है, इसको तेजस्वी यादव ने उठाया है। तो करप्शन अब कहां पर है, आप किस बात का जवाब देंगे, किस आधार पर आप बातचीत करेंगे। नैरेटिव, आप गांधी का विरोध करते हैं, लेकिन कभी आपने ये कहा, हम अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि वी बिलीव इन द गांधीयन सोशलिज्म। क्या लिखा है कि नहीं लिखा है आपने? इफ यू बिलीव इन द गांधीयन सोशलिज्म, और आपने गांधी का ही स्वदेशी वो किया था, उसको कॉपी किया था, उसको भी आप कर नहीं पाए क्योंकि आज सबसे बड़ा इंपोर्ट चाइना से हो रहा है, सबसे ज्यादा इंपोर्ट चाइना से हो रहा है। आप कह रहे हैं ये स्वदेशी, कहां गया आपका स्वदेशी? सो ऑल एजेंडा हैज बीन फेल्ड। किसी भी एजेंडे पे ये कायम नहीं है, बचे नहीं है, इसीलिए नए नए जुमले लेके आते हैं कि ताकि गोदी मीडिया उस पर चर्चा करता रहे। लेकिन दरअसल इन्होंने अपने ही भाजपा और संघ दोनों की जड़ों में ऐसा मट्ठा डाल दिया है कि अब वो पनपने वाला तो नहीं है, अब वो ठीक तरीके से नहीं खड़ा हो पाएगा। कम से कम अभी इनका कोई प्लान, अभी कोई योजना दिखाई भी नहीं देती। जी।